हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसके रेट को, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, मतलब सिंपल फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करना है। तो हेडिंग देते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले देखो इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दूसरा फैक्टर्स जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने पर भी रिएक्शन के रेट पर इफेक्ट पड़ता है। तीसरा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और चौथा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट की वजह से भी रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है और घटता है। तो ये सब हमारे जो सिलेबस में ये 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग है रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट है वो, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये 2 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग ये चारों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहला जो हम लोग का फैक्टर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इसको तुम नंबरिंग में ऐसे कर दो, ए में दे दो। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट में बात करते हैं हम लोग। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के नेचर को ज़रा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे पहले देखो आयोनिक रिएक्टेंट्स। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आयोनिक है। जैसे देख लो एग्जांपल में AgNO3 का रिएक्शन हम NaCl से करा रहे हैं। ये सब इसमें आयंस मौजूद हैं। तो क्या बनेगा ज़रा देख लीजिए, AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा, और AgCl नीचे प्रिसिपिटेट बन के बैठ जाएगा, PPT बनाएगा। ये रिएक्शन तुम्हारा आयोनिक रिएक्शन है। तो मतलब इसमें रिएक्टेंट्स कैसा है? आयोनिक रिएक्टेंट्स है। आयोनिक का मतलब देखो, Ag पे प्लस, NO3 पे माइनस, Na पे प्लस, Cl पे माइनस। तो इसमें बस खाली AgCl के साथ चला गया है, NaNO3 के साथ चला गया है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। दूसरा अगर इसी में देखते हैं, कंपेयर करते हैं कोवैलेंट रिएक्टेंट्स। जरा इसको देखते हैं, कोवैलेंट रिएक्टेंट्स। हम आगे यहाँ पर लिखते हैं, देखो कोवैलेंट अगर रिएक्टेंट्स आ जाए रिएक्शन में, जैसे देखो N2 प्लस 3H2, ये रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है 2NH3 अमोनिया बनता है। अब बता, इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं ये कोवैलेंट हैं कि नहीं? कोवैलेंट के पहचानने का तरीका ये होता है कि N और N के बीच में यहाँ पर देख लो ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे H और H के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। जिसमें डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड हो वो कोवैलेंट वाले होते हैं, और जिसमें केटायन एनायन हो उसको आयनिक बोलते हैं। अब जरा देखो कोवैलेंट में क्या होता है, ये पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। देखो NN वाला बॉन्ड टूटा, HH वाला बॉन्ड टूटा, और नया बॉन्ड यहाँ पर NH वाला बन गया N और H के बीच में। और कितना H जुड़ेगा? 3H जुड़ेगा। कितना H जुड़ेगा? 3H अटैच हो गया। तो
आयोनिक रिएक्टेंट्स में पुराने बॉन्ड नहीं टूटते हैं, बस सिर्फ क्या हो जाते हैं, ये केटायन इस एनायन के साथ और ये केटायन इस एनायन के साथ इंटरचेंज कर जाते हैं। और कोवैलेंट रिएक्टेंट्स अगर आएंगे तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये जल्दी होता है रिएक्शन और ये स्लो होता है। मतलब अगर आयोनिक रिएक्टेंट्स है तो इसका जो रेट होता है, स्पीड होता है, ये हाई होता है। क्या होता है? इसका स्पीड क्या होता है? हाई होता है। किसका? आयोनिक रिएक्टेंट वाले का। और अगर कोवैलेंट रिएक्टेंट्स मौजूद हों रिएक्शन में तो इसका जो रेट होता है ये क्या हो जाता है? लो होता है। इसका रेट मतलब स्लो होगा, लो होगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में बताओ स्पीड का फर्क हुआ कि नहीं हुआ? अगर आयनिक है तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है और अगर कोवैलेंट रिएक्टेंट है तो रिएक्शन की स्पीड स्लो है। तो हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट में, नेचर ऑफ रिएक्टेंट को भी अभी हम लोग पहले ही फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। पहला में अभी हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट का फिर पहले हम लोग देख रहे हैं कि आयोनिक और कोवैलेंट में डिफरेंस देख रहे हैं, किस में स्पीड ज़्यादा होता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। पहला पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में दूसरा जरा देखते हैं हम लोग, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ही दूसरा कि जरा यहाँ पे देखो होता क्या है कि होमोजेनियस रिएक्टेंट्स, अगर रिएक्टेंट्स होमोजेनियस है और एक आपका रिएक्टेंट क्या है? हेट्रोजेनियस रिएक्टेंट्स, तो होमोजेनियस वाले का रेट ऑफ रिएक्शन किसका? होमोजेनियस वाले का ज़्यादा होता है हेट्रोजेनियस से। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि सेम फेज। मान लेते हैं रिएक्टेंट्स ए और बी है, जैसे देख लो ए और बी ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट इधर बनाएंगे। तो अगर ये भी गैस है और ये भी गैस है तो ये होमोजेनियस है, दूसरा है। अब जरा देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट में तीसरा मतलब क्या? जरा देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। कब? जब स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाए? डिक्रीज कर जाए। और स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाए? इंक्रीज कर जाए। मतलब तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं बढ़ रहा है। कब? जब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम हो जाए और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट कम स्टेबल है तो जल्दी प्रोडक्ट में जाएगा, और तो जैसे जैसे रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होगा स्पीड बढ़ जाएगा। अब प्रोडक्ट अगर ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन का स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी घटेगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। इस बात को ज़रा दिमाग में रखना है। ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं केमिकल नेचर। क्या बोलते हैं? केमिकल नेचर किसका? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। तो केमिकल नेचर में क्या समझ में आया कि रिएक्शन का रेट बढ़ता है कब? जब स्टेबिलिटी घटेगा और स्टेबिलिटी प्रोडक्ट का बढ़ेगा और स्टेबिलिटी रिएक्टेंट का घटेगा। अब इस बात को जरा हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। वो जरा एग्जाम्पल क्या है जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर एक रिएक्शन है, देखो यहाँ पर CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये आपका इथेनोइक एसिड है। इसको जब हीट किया गया है तो ये ब्रेक कर गया किसमें? CH3CO- और ये क्या हो गया? H+ में। जाहिर सी बात है कि एसिड होगा तो H+ देगा, और HCOOH को जब हम लोग हीट करेंगे, ये आपका मिथेनोइक एसिड है तो ये कन्वर्ट हो गया CO- और ये H+। ये आपका रिएक्शन है। अब देखते हैं, मान लेते हैं इस रिएक्शन का रेट 1 है, R1 है, और इसका रेट क्या है? R2 है। स्पीड देखते हैं किसका स्पीड ज़्यादा होता है। अगर इस रिएक्शन में जो बना हुआ प्रोडक्ट है तो जिसमें प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो रिएक्शन उस प्रोडक्ट की तरफ जल्दी जाएगा तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा।
तो ज़रा देखते हैं, ये है तुम्हारा मिथाइल, ये मिथाइल तुम्हारा प्लस आई ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, धक्का देगा इसके तरफ। और निगेटिव का मतलब होता है खुद उस पर इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ, जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, धक्का देगा, और खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो उल्टी नहीं हो जाएगा? जब तुम खूब खा लेते हो तो उल्टी उल्टी मन करता है, जब धक्का देगा तो इसको उल्टी उल्टी मन करेगा, क्योंकि पहले ही से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। जब उल्टी उल्टी मन करेगा तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ये अनस्टेबल है। और इधर H धक्का देगा, ये मिथाइल है और ये H है, तो मिथाइल कम धक्का देता है, इसके पास उतना धक्का देने की टेंडेंसी कम है। तो कम धक्का देगा तो उल्टी उल्टी मन नहीं करेगा, वोमिटिंग वाला मन नहीं होगा, तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। तो बताओ प्रोडक्ट स्टेबल किस में ज़्यादा है? इसमें। तो इसका रेट ज़्यादा होगा, इसलिए R2 का स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? R1। तो ये एग्जाम्पल आपको बता दिए केमिकल नेचर पर। मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ता है कब? जब प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़े, क्योंकि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा है, तो बढ़ गया तो इसका रेट बढ़ गया। और रिएक्टेंट वाला भी आपको हम समझा देते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें इतना। अब ज़रा देखो, इस पर एक और एग्जाम्पल आपको हम करा देते हैं केमिकल नेचर वाले पर। मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में तीसरा पार्ट वाले का, केमिकल नेचर वाले का दूसरा एग्जाम्पल। ये देखो ध्यान से, ये आपका एक रिएक्शन दिया हुआ, प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपको उससे मतलब नहीं है। ये रिएक्शन दिया हुआ है, H2 गैस है, Ni ये निकल मेटल के प्रेजेंस में होता है, और ये बन रहा है प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन। ये सब बॉन्ड खत्म हो जाते हैं डबल वाले। ये प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है और इसका रेट है R1, स्पीड इसका R1 है। और एक और यहाँ पर हम देते हैं आपको H2 और Ni, इसका रेट है R2 और प्रोडक्ट आपका सेम साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा। अब तो प्रोडक्ट दोनों सेम है, यहाँ से तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यहाँ से डिसाइड करेंगे। बेंजीन को बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। क्योंकि देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल अगर ऐसे हो रहा है तो एरोमेटिक, और डबल सिंगल डबल आप ही देखो सब सिंगल सिंगल है तो ये आपका नॉन एरोमेटिक। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्स पढ़ाया जाता है, एक रूल होता है हक्कल्स रूल, उसके थ्रू देखा जाता है, लेकिन अभी आप ऐसे देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब पढ़ना होता है। तो एरोमेटिक वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ये मोर स्टेबल है। ये क्या है? मोर स्टेबल। और ये क्या है? लेस स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, तो मोर स्टेबल। अब बताओ, ये खुद स्टेबल है तो क्या प्रोडक्ट में जाना चाहेगा? नहीं, इसका खुद लाइफ सेट है। जब लाइफ सेट है तो उधर क्यों जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसका लाइफ सेट नहीं है, नॉन स्टेबल है, मतलब अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो ये जल्दी उधर जाना चाहेगा अपना लाइफ सेट करने के लिए। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा R2 का होगा, फिर R1 का होगा। तो हमको ऐसा लगता है कि आपको नेचर ऑफ रिएक्टेंट का तीसरा पार्ट वाला केमिकल नेचर आपको समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लें। जरा देखें, हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ रहे थे। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में पहला हम लोग पढ़ लिए हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में 3 पार्ट, ठीक है। अब जरा देखो बी में देखते हैं हम लोग ध्यान से, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ए में क्या देख चुके हैं? ए वाले में नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर मान लेते हैं रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में है, या कभी कभी देखते हो कि लिक्विड में भी होता है या सॉलिड में, तो गैसियस वाले का रेट ज़्यादा होता है लिक्विड वाले से। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रेट की बात कर रहे हैं। क्यों? कि तुम जानते हो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके पास रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, इनके अंदर रैंडम मोशन क्या होता है? हाई होता है, काफ़ी फ्री होते हैं, तो ये एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे, कोलिजन ज़्यादा होगा, मतलब कोलिजन ज़्यादा होगा।
तो इसमें क्या होता है, गैसियस वाले में मोर कोलिजन ज़्यादा होगा, टकराव ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स का। जब मॉलिक्यूल्स टकराता है तभी तो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो कोलिजन्स ज़्यादा किसके पास है, गैस वाले के पास, तो इसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट में गैस का रेट ज़्यादा होगा, तब लिक्विड का, तब सॉलिड का, क्योंकि गैस में क्या होता है, रैंडम मोशन हाई होता है। जब रैंडम मोशन हाई होगा, जब हाई होगा तो कोलिजन्स भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। जब कोलिजन हाई हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और इसमें ज़रा देखते हैं हम लोग सी में, पहला ही फैक्टर ये पढ़ा ना हम लोग, पहला फैक्टर का सी देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं हम लोग, सी, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ जाएगा। अब ज़रा इसको हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। ज़रा देखो 50 ग्राम शुगर है, 50 ग्राम क्या है, शुगर, चीनी। अब इसको डिजॉल्व कराना है वाटर में। ज़रा तुम खुद देखो, डिजॉल्व कराना है क्या, वाटर में। अगर इस 50 ग्राम को अगर इस इतने बड़े टुकड़ा में हम वाटर में डिजॉल्व करा दें, किसके अंदर, वाटर में, इतना बड़ा टुकड़ा हो, 50 ग्राम आपको बड़ा टुकड़ा में हो और वाटर में डिजॉल्व करा रहे हैं, यही 50 ग्राम हम क्या करें, छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में कर दें, पाउडर फॉर्म में। ये पाउडर फॉर्म है, पाउडर है शुगर का, एकदम काफ़ी पाउडर बना दिया गया है। और वाटर में क्या कर दिया जाए, इसको डिजॉल्व कराया जाए वाटर में। पाउडर फॉर्म है, इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाए। तो तुम खुद बताओ किस में जल्दी डिजॉल्व होगा, जल्दी डिजॉल्व होने का रेट किस में होगा, इसमें जल्दी डिजॉल्व होगा। ठीक है, इसमें। अब बताओ इस पाउडर फॉर्म को, वही 50 ग्राम को तुम नीचे फैलाओ, सबसे ज़्यादा बताओ ये टुकड़ा वाला ज़्यादा फैलेगा या पाउडर वाला ज़्यादा फैलेगा, तो ये ज़्यादा फैलेगा, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जल्दी घुल गया, जब जल्दी घुलेगा तो हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये बात आप ज़रा दिमाग में रखिएगा, इसको आप नोट कर लें। और हाफ O2 गैस में ब्रेक हो रहा है, तो बताइए किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है। क्योंकि ये देखो, ये लिक्विड गैस ये आपका होमोजेनियस नहीं है, ये हेट्रोजेनियस है। हेट्रोजेनियस का मतलब ये होता है कि डिफरेंट फेज होगा, फिजिकल स्टेट, लिक्विड गैस अलग अलग फेज है, तो ये हेट्रोजेनियस है। ये सब गैस है, ये होमोजेनियस है, ये क्या हो जाएगा, होमोजेनियस। अब बताओ रेट किसका ज़्यादा होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि होमोजेनियस वाले का रेट ज़्यादा होता है, हेट्रोजेनियस का कम होता है। इस एग्जाम्पल को ज़रा आप नोट कर लें। दूसरा फैक्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्संट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के कॉन्संट्रेशन का इफेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। इस पे हम लोग बातचीत करते हैं। पहले भी समझो यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले इसको हम पार्ट डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में। ज़रा देखो, पहला कॉन्संट्रेशन, ये देखो कॉन्संट्रेशन। आप जानते हैं कि कॉन्संट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। कॉन्संट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी। अब बताओ कॉन्संट्रेशन और वॉल्यूम में रिलेशन क्या है। कॉन्संट्रेशन और वॉल्यूम में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। अब देखो, अगर मैं कॉन्संट्रेशन को डबल कर दिया, कॉन्संट्रेशन को डबल, तो ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि अगर रिएक्टेंट्स का कॉन्संट्रेशन डबल किया गया, चलो यहाँ पर लिख लो कॉन्संट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डबल किया, तो ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन
2 टाइम से ये भी 2 गुना से बढ़ गया। तो कहने का मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, या इसी डबल को हम लोग बोल सकते हैं कि 2 टाइम से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो सेम उसी रिएक्शन पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ तो बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आधा नहीं हो जाएगा? देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेम उसी रिएक्शन पर कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना से बढ़ गया, तो इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इसका मतलब कि वॉल्यूम को हाफ करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जा रहा है, तो वॉल्यूम को तो हम यूं ही देख के बता सकते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो वॉल्यूम आधा करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। देखो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को ही डिस्कस करते हैं हम लोग, और इसी के अंदर आपका वॉल्यूम वाला जो पोर्शन होता है वो छुपा रहता है। वॉल्यूम वाला पोर्शन इसी के अंदर आपका छुपा रहता है। ठीक है जी। तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट जब समझ में आ जाएगा तो वॉल्यूम भी आप बता सकते हैं। अब जरा देखते हैं दूसरा, प्रेशर भी देख लेते हैं हम लोग। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स इसकी बात तो आप जानते हैं कि PV बराबर nRT होता है। तो अगर यहाँ पे देखो PV बराबर nRT, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ P बराबर N/V/RT, और आप जानते हैं कि P बराबर ये CRT, N/V को कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। आप देखिए P को क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एट कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें, तो P को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C लिख सकते हैं। देखो C बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। तो ज़रा यहाँ पे समझिए ध्यान से, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूँ तो ये देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो प्रेशर के टर्म में क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ गया। तो प्रेशर के टर्म में भी तुम लोग बोल सकते हो कि प्रेशर को भी डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया, क्योंकि प्रेशर जिस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उसी तरीके से प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वॉल्यूम छुपा है और कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ही प्रेशर छुपा है, इसलिए वॉल्यूम और प्रेशर को अलग से सेपरेट स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन पे ही सब बात समझ में आ जाती है। ठीक है। तो जो बात अभी हम बोले इसको लिखवा देते हैं, तब हम समझाते हैं कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या होता है। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लें। जरा देखें इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे बात करेंगे। अभी जो मैं समझाया हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ही वॉल्यूम और प्रेशर छुपा हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम डू नॉट ट्रीट एज सेपरेट फैक्टर्स फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉन्सेंट्रेशन। ये ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर छुपा हुआ है, कौन? प्रेशर और वॉल्यूम। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब जरा देखते हैं हम लोग ध्यान से यहाँ से कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज with increase in concentration of reactants। ये चीज़ देखा गया कि जनरली रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन जनरली एक्सेप्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्रीज भी कर सकता है, में डिक्रीज विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। रेट ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन घट भी सकता है। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन में
unaffected with increase in concentration of reactants। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बात है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जनरली बढ़ता है, लेकिन घट भी सकता है और कोई चेंजिंग नहीं आ सकता, अनइफेक्टेड रह सकता है। अब देखो, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर बढ़ता है या घटता है। वो इक्वेशन आपको इस डिपेंडेंस को, इस रिलेशन को समझाएगा। मैंने कहने का मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या घटता है या सेम रहता है, इस बात को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वही रेट लॉ आपको इस टॉपिक को, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को समझाएगा। आप इसको नोट कर लेते हैं। रेट लॉ, रेट लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या करता है, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस बिटवीन concentration of species in the reaction। अब मेन बात समझिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिखे हैं स्पेसीज, मतलब रिएक्शन में तुम जानते हो कि रिएक्टेंट भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं। तो स्पेसीज के अंदर रिएक्टेंट्स भी हैं और प्लस प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स भी प्लस प्रोडक्ट भी, दोनों स्पेसीज के अंदर हम काउंट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन के जो स्पेसीज हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, रिएक्शन के स्पेसीज या तो रिएक्टेंट हो सकते हैं या प्रोडक्ट, या दोनों में से भी आ सकते हैं। तो रेट लॉ में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों भी आ सकता है, या सिर्फ रिएक्टेंट भी आ सकता है, या सिर्फ प्रोडक्ट भी आ सकता है। सबका कॉन्सेंट्रेशन काउंट इसमें हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेनली हम लोग रेट लॉ में अपने सिलेबस में मेनली हम लोग रिएक्टेंट्स पर ही स्टडी करते हैं। मेनली किस पे, रिएक्टेंट्स पर ही बात करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज रेट लॉ में आपका रिएक्टेंट्स का भी कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है, प्रोडक्ट का भी आ सकता है, या कुछ रिएक्टेंट या कुछ प्रोडक्ट का भी आ सकता है। लेकिन हम लोग रेट लॉ में अपने सिलेबस में ज़्यादातर स्टडी किस पे करते हैं, हम लोग मेनली रिएक्टेंट्स पर करते हैं। तो ये क्या समझाएगा, स्पेसीज रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स, अब रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं, रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का डिपेंडेंस, कि बढ़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन की घट रहा है, इसी बात को ये रेट लॉ समझाएगा। और रेट लॉ कहाँ से आता है, तो इट कम्स बाय एक्सपेरिमेंट, इट कम्स बाय एक्सपेरिमेंट। मतलब ये टोटली जो आपका रेट लॉ है ये एक्सपेरिमेंट से आता है। अब इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूरा समझाने वाला कौन है, रेट लॉ। और ये रेट लॉ कैसे आता है, एक्सपेरिमेंट से। तो कहने का मतलब कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंट पर ही एक्सप्लेन होता है। ठीक है जी, तो इट कम्स बाय एक्सपेरिमेंट। अब जरा देखते हैं कैसे ये आता है रेट लॉ। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। ये आपका एक रिएक्शन है, A2A प्लस B, और ये आपका इधर मान लेते हैं प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट लिख देते हैं। हम लोग को मेन रिएक्टेंट से ही मतलब है, क्योंकि मेनली हम लोग रिएक्टेंट्स पर ही बात करेंगे। अब जरा देखो, एक्सपेरिमेंट किया गया इस रिएक्शन पर। क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखिएगा, एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि A का जब कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया, क्या किया गया, डबल, माने पहले x था अब बाद में 2x कर दिया गया। तो देखा गया एक्सपेरिमेंट से
कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका 2 टाइम्स से इंक्रीज कर गया। कितना से? 2 टाइम्स से बढ़ गया। तो जरा आप सुनो, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, तो अब इसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऐसे बनाओ रिलेशन। इसको डबल किया गया तो ये भी डबल हो गया, इसका मतलब कि इस पे पावर कितना आएगा? 1। कितना पावर आएगा इस पे? 1। माने इसको डबल किया गया तो ये भी डबल, इसका मतलब इसके ऊपर पावर 1 आएगा। अच्छा, अब जरा देखिए ध्यान से, बी पे जब काम किया गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन जब डबल किया गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन जब डबल किया गया तो देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। तो इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में ज़रा लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दे दो और बी, इनको बी को डबल किया गया तो ये 4 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब कि बी पर कितना पावर देना पड़ेगा? 2, तभी तो बी को डबल करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस दोनों को मिला दो, कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन करते हैं। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को हम मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं? आर। कंबाइन कर दिए तो ए और ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ए पे कितना पावर? 1 और बी पे कितना पावर? 2। अब जरा देखिए ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ आर, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आ जाएगा, और ए पे 1 और बी पे कितना पावर आ गया? 2। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ, इसी इक्वेशन को। और यहाँ पे जो के आया है इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। इस पर डिटेल्स चर्चा हम लोग करेंगे, बातचीत करेंगे इस पर। या इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं। यही इक्वेशन रेट लॉ है। तो बताओ ये रेट लॉ जो आया एक्सपेरिमेंट से आया कि नहीं आया? अब सुनो, अगर ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो आर भी डबल होगा, या बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो 2 दूनी 4, आर 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आता कहाँ से? एक्सपेरिमेंट से आता है। बात आ गई समझ में? तो यही रेट लॉ इक्वेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी समझ लीजिए कि जो ए पे पावर 1 आया, बी पे पावर 2 आया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से आया है। ना कि कुछ लोग क्या करेंगे, ए के बगल में 2 है तो ए पे 2 चढ़ा देंगे, अब बी के बगल में 1 है तो बी पे 1 ऐसे लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ये पावर आप एक्सपेरिमेंट से लिख पाइएगा, और इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं जो आगे हम लिखने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं, देखें हम इसका जनरल फॉर्म में आपको समझा देते हैं। ये आपका रिएक्शन है, इसके कोफिशिएंट N1 प्लस ये N2B, और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, इधर मान लेते हैं ये प्रोडक्ट्स बन रहा है, ठीक है। और रेट लॉ में जनरली आपका क्या आते हैं? रिएक्टेंट्स ही आएंगे जनरली। हालांकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों भी आ सकता है, लेकिन मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिएक्टेंट्स वाला। तो R बराबर K, अब डायरेक्ट लिखो, A का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, अब B का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, रिएक्टेंट वाला आ जाएंगे, लेकिन पावर जो होगा वो एक्सपेरिमेंट से आएगा। तो इसके पावर x कर दीजिए और इसके पावर y कर दीजिए। यही हो गया आपका रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन बोल सकते हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन, या सिर्फ रेट लॉ भी बोल सकते हैं। और K आपका क्या है? रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट। x को हम लोग क्या बोलते हैं? x जो होता है ये होता है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, मतलब ए का ऑर्डर। x को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर ऑफ ए, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। y को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्डर ऑफ बी, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी बोल सकते हैं। और दोनों को हम जब जोड़ देंगे x प्लस वाई, तो इसको हम लोग बोल देंगे टोटल ऑर्डर। क्या बोल देंगे? टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोल देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब पूरे रिएक्शन का। अब किसी ए और बी का नाम आया नहीं आएगा, ठीक है जी।
अब जरा देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आंसर निगेटिव भी आ सकता है, ये आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, ये आंसर जीरो भी आ सकता है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों आ सकता है। इसका भी आंसर, ऑर्डर ऑफ बी वाला भी आंसर क्या आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। लेकिन x प्लस वाई ये टोटल ऑर्डर है, टोटल ऑर्डर जो हो ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये क्या आएगा, टोटल ऑर्डर पॉजिटिव आता है। लेकिन एक जगह छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यही x प्लस मतलब जो टोटल ऑर्डर है वो जीरो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन को छोड़कर बाकी सब जगह आंसर क्या मिलेगा, इसका पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है जी। तो ये आपका रिएक्शन का रेट लॉ हो गया। और इसमें x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। आंसर इसका निगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन ओवरऑल का आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, सिर्फ एक जीरो ऑर्डर को रिएक्शन को छोड़कर। आगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब हम यहाँ पर ज़रा एक टॉपिक के हेडिंग देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर। तो आप समझ गए होंगे कि रेट लॉ इक्वेशन पे जो पावर होते हैं उसका सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब इसको हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, सम ऑफ पावर्स ऑफ all concentration terms involved in rate law। मतलब रेट लॉ में जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है उसके पावर का सम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे ये N1A प्लस N2B, ये आपका रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसका रेट लॉ जो लिखा गया है, R बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये पावर में x कर दीजिए, और B और ये पावर में y कर दीजिए। और ये x y कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आता है। और इसी x y को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। मैं लिख भी चुका हूँ। तो सबसे पहले बात एक मरतबा फिर मैं लिख लेता हूँ। x को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ A। ये आंसर आपका निगेटिव भी देगा, पॉजिटिव भी देगा, जीरो भी देगा। y को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ B। मतलब ये खास कंपाउंड का ऑर्डर है, निगेटिव भी देगा, पॉजिटिव भी देगा, जीरो देगा। और जो आपका इसका जो सम कर दीजिएगा x प्लस वाई, मतलब इस रेट लॉ में जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मौजूद है कंपाउंड के, उसके पावर का सम कर दीजिए। देखो, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं, यही इसी को ऑर्डर बोलते हैं, इसी को ऑर्डर बोलेंगे। मतलब कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर उसको ऑर्डर बोलते हैं। और जिस कंपाउंड के ऊपर जो पावर है वो ऑर्डर उस कंपाउंड का है। y किस पर है, b पर, तो y क्या हो जाएगा, उस b का ऑर्डर हो जाएगा। x किस पर है, a पर, तो x उस a का हो जाएगा। और दोनों का जब हम सम कर देंगे तो इसी सम को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आंसर पॉजिटिव भी आता है और एक जगह जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। जीरो ऑर्डर मतलब आंसर जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव नहीं होगा। ओवरऑल जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आंसर पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। चलो जीरो लिख लो, जीरो। लेकिन खास कंपाउंड के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर निकलता है उसका आंसर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल क्या आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होता है और जीरो भी होता है। माने जीरो काफ़ी कम जगह ही आता है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव आंसर होता है। ठीक है, तो नोट में इसी बात को हम लिख देते हैं। ज़रा इस नोट को आप समझ लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो पॉजिटिव। रिएक्शन का ऑर्डर मतलब ओवरऑल जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकुलर कंपाउंड, एक खास कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, निगेटिव भी होगा। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकुलर कंपाउंड मे बी निगेटिव, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव जीरो तो होगा ही, मे भी निगेटिव हो सकता है।
बट ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, रिएक्शन का जो टोटल ऑर्डर होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो इस बात को आप लिख लीजिए। अच्छा, एक और बात ज़रा समझ लो, ऑर्डर कहाँ से आता है? रेट लॉ से। रेट लॉ में जो पावर होता है, रेट लॉ कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंट से। तो ये बात भी तुम लिख सकते हो कि ऑर्डर कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंट से है। तो इस तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए कि ऑर्डर इज ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये हो गया आपका ऑर्डर से रिलेटेड बातचीत। तो अभी मैंने रेट लॉस इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, उसमें ऑर्डर आया। ऑर्डर एक खास कंपाउंड का भी होता है और ओवरऑल ऑर्डर भी होता है। तो ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव और जीरो होगा, लेकिन खास कंपाउंड में पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी हो सकता है। अब रेट लॉ इक्वेशन में एक टर्म आया था जिसका नाम था रेट कांस्टेंट के, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और फिर इस पे रेट लॉ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे जहाँ से कॉन्सेप्ट और क्लियर आपका हो जाएगा। तो एक मरतबा रिकॉल ये कर लीजिए आप लोग कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला जो टॉपिक है ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड टॉपिक है और इस बात को समझाने के लिए रेट लॉ इक्वेशन आया था, ठीक है। रेट लॉ इक्वेशन में आपका रिएक्टेंट्स भी आ सकते हैं, प्रोडक्ट भी आ सकता है, या दोनों का रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट भी आ सकता है, लेकिन मेनली हम लोग रिएक्टेंट वाला ही बात करते हैं। और जो कॉन्सेंट्रेशन आता है कंपाउंड ए और बी जो आ रहा था, उसके ऊपर जो आएगा उसी को ऑर्डर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।